टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रोशनी की रेज का किसी भी ऑप्टिकल मीडियम के अंदर बार बार रिफ्लेक्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाने के इस अमल को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ आपको रेयर और डेंसर दो मीडियम्स दिखाए गए हैं। डेंसर मीडियम के जिस पॉइंट पर आकर रोशनी हिट करती है वहां एक लाइन लगाई जाती है जिसे नॉर्मल कहते हैं। जब रोशनी रेयर से डेंसर मीडियम में इंटर होती है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इसी तरह जब रोशनी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से थोड़ी सी परे हट जाती है। लाइट रेज की इस अहम प्रॉपर्टी को ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा जाएगा। यहाँ हवा बतौर रेयर मीडियम है और इसके अंदर एक सेमी सर्कुलर गिलास स्लैब पड़ी है जो कि एक डेंसर मीडियम है। तो यहाँ हम डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ रोशनी को भेजेंगे। तो जब रोशनी डेंसर से रेयर मीडियम में इंटर होती है तो रोशनी नॉर्मल से परे हट जाती है। जैसे ये पहली रे हमने भेजी है, फर्ज करें कि डेंसर मीडियम से जो इंसिडेंट रे जा रही है ये 20 के एंगल पर जा रही है, तो इसकी वजह से जो बाहर रिफ्रैक्टेड रे निकली है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 20 डिग्री होगा। इसी वजह से ये नॉर्मल से 20 डिग्री परे हट चुकी है। अब अगर हम दूसरी रे 30 डिग्री पर भेजें तो ये नॉर्मल से और ज्यादा परे हट जाएगी, क्योंकि अब इंसिडेंट रे का एंगल 30 डिग्री है। इसकी वजह से जो बाहर रिफ्रैक्टेड रे निकली है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री का मतलब है कि ये नॉर्मल से और ज्यादा परे हट जाएगी। अब अगर हम तीसरी रे 40 डिग्री पर भेजें तो इसकी रिफ्रैक्टेड रे और ज्यादा पीछे की तरफ हट जाएगी, क्योंकि अब जो इंसिडेंट रे भेजी गई है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री है। इसकी वजह से जो रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे निकली है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 40 डिग्री है, और 40 डिग्री का मतलब है कि ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से परे मजीद हट चुकी है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हम इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ा रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे का भी एंगल बढ़ रहा है, और रिफ्रैक्टेड रे आस्ता आस्ता नॉर्मल से परे हटती जा रही है। अब जब हम मजीद किसी बड़े एंगल पर इंसिडेंट रे को भेजेंगे तो होगा क्या कि एंगल आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा और रिफ्रैक्टेड रे इस सेमी सर्कुलर गिलास स्लैब की हॉरिजॉन्टल सरफेस के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। जब ये रिफ्रैक्टेड रे इस सेमी सर्कुलर गिलास स्लैब की ऊपरी सतह के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी तो फिर इसका नॉर्मल के साथ एंगल 90 डिग्री होगा। तो वो रिफ्रैक्टेड रे जिसका उसके अपने नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस रिफ्रैक्टेड रे की इंसिडेंट रे अपने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और इसे सी हैट से डिनोट किया जाता है। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाएं तो रिफ्रैक्टेड रे का भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मजीद बढ़ जाएगा। जब इसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो अब ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से मजीद परे हटेगी। जब ये नॉर्मल से मजीद परे हटेगी तो ये इस सेमी सर्कुलर गिलास स्लैब के अंदर ही आ जाएगी। जब तक इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल के अंदर अंदर थी तब रिफ्रैक्शन हो रही थी। जब हमने इंसिडेंट रे को क्रिटिकल एंगल से बढ़ाया है तो अब रोशनी की रिफ्रैक्शन नहीं हो रही बल्कि रिफ्लेक्शन हो रही है। अब रोशनी जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम में ही वापस आ चुकी है, तो अब हम इसे कहेंगे कि ये रोशनी की रिफ्लेक्शन हो रही है।
तो अगर हम इंसिडेंट रे का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखें तो रोशनी पहले मीडियम से दूसरे मीडियम की सतह पर जब हिट करती है तो ये दूसरे मीडियम में दाखिल नहीं होती बल्कि वापस उसी पहले मीडियम में ही आ जाती है, जिसका मतलब है कि रोशनी रिफ्लेक्शन करती है। तो इस तरह रोशनी का रिफ्लेक्शन करना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। मुख्तलिफ मीडियम्स के लिए क्रिटिकल एंगल मुख्तलिफ हैं, जैसे गिलास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री है और डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है। किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन कुछ इस तरह से होता है कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल बराबर होता है इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यहाँ आपको एक राइट एंगल्ड प्रिज्म दिखाया गया है। इसके गिलास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। अगर हम इसकी एक सतह से आमुदन रोशनी को हिट करें तो वो रोशनी इसकी मुखालिफ सतह के साथ टकराने के बाद 90 के डिग्री पर वापस मुड़ जाती है। ऐसा इसलिए हुआ है कि इंसिडेंट रे इसकी मुखालिफ सतह के साथ 45 के एंगल के साथ टकराती है, जबकि जो लाइट रेज आकर इसकी मुखालिफ सतह पर टकराई हैं वो 45 के एंगल पर टकरा रही हैं। तो जब लाइट रेज क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर आकर टकराती हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट रेज 90 के डिग्री पर वापस मुड़ चुकी हैं। इसी तरह अगर इस दूसरे प्रिज्म में रोशनी इंटर की जाए तो वो इसकी मुखालिफ सतह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वापस मुड़ जाती है। इसी तरह दूसरी मुखालिफ सतह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए वापस मुड़ जाती है। ऐसा इसलिए हुआ है कि इस प्रिज्म के गिलास का क्रिटिकल एंगल 42 है, जबकि जो रोशनी इसकी सतह के साथ आकर टकरा रही है वो 45 के एंगल पर टकरा रही है। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर टकराने की वजह से लाइट रेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से मुड़ जाती हैं। पेरिस्कोप एक छोटा सा आला है जो टैंक के अंदर बैठे हुए सिपाही को टैंक से अपना सर निकाले बगैर टैंक के इर्द गिर्द की चीजों को देखने में मदद करता है। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। इसके दोनों टर्न पर एक एक राइट एंगल प्रिज्म लगा होता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए लाइट रेज को इस दोनों टर्न्स पर मोड़ता है। जब लाइट रेज किसी भी बाहर के ऑब्जेक्ट से टकराकर इस पेरिस्कोप के अंदर दाखिल होती है तो पहला प्रिज्म इसे वापस मोड़ देता है दूसरे प्रिज्म की तरफ और दूसरा प्रिज्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए इस लाइट रेज को सिपाही की आंख की तरफ मोड़ देता है। तो इस तरह टैंक से बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट की टैंक के अंदर बैठे हुए हम उसको देख सकते हैं। इसी तरह बाइनोक्यूलर या जिसे हम दूरबीन भी कहते हैं, ये दूर के अजसाम को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अंदर भी 4 प्रिज्म लगे होते हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए लाइट रेज को मोड़कर आंख की तरफ पहुंचाते हैं। जब लाइट रेज आती हैं तो ये पहले दोनों प्रिज्म पर टकराती हैं। ये दोनों प्रिज्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए लाइट रेज को दरमियान वाले दोनों प्रिज्म की तरफ पहुंचाते हैं। ये दोनों प्रिज्म लाइट रेज को मोड़कर हमारी आंखों में पहुंचाते हैं, जिससे हमें दूर के ऑब्जेक्ट का वसीह तर इमेज नजर आता है। ऑप्टिकल फाइबर बाल से भी बारीक शीशे के बने हुए रेशो नुमा छोटे छोटे पाइप हैं जो इंफॉर्मेशन को लाइट सिग्नल की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये 2 को एक्सिस पाइप्स पर मुश्तमिल होता है। इसके दरमियान में एक शीशे का पाइप होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। इस हिस्से को कोर कहते हैं और ये बतौर डेंसर मीडियम इस्तेमाल होता है। इसके बाहर एक दूसरा पाइप होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसको क्लैडिंग कहते हैं और ये बतौर रेयर मीडियम इस्तेमाल होता है।
जब लाइट को इसके अंदर इंटर किया जाता है तो लाइट को इसकी कोर के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इसमें हिट किया जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बार बार रोशनी की रेज इसकी कोर के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। तो इस तरह ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है और इस तरह हम लाइट सिग्नल की शक्ल में इंफॉर्मेशन को एक इलाके से दूसरे इलाके में भेज सकते हैं। लाइट पाइप ऑप्टिकल फाइबर पर मुश्तमिल होता है जिसके एक सिरे पर कैमरा लगा होता है जबकि इसका दूसरा सिरा कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। कैमरा जो भी फुटेज बनाता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आता है। इस तरह के लाइट पाइप इंडोस्कोपी में इस्तेमाल होते हैं। इंडोस्कोपी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें डॉक्टर ऑपरेशन किए बगैर जिस्म के किसी अंदरूनी हिस्से का मुआयना करते हैं। इंडोस्कोपी में मुख्तलिफ किस्म के लाइट पाइप इस्तेमाल होते हैं। जैसे गले का मुआयना करने के लिए जो लाइट पाइप इस्तेमाल होता है इस पाइप को ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। इसी तरह मेदे का मुआयना करने के लिए जो लाइट पाइप इस्तेमाल होता है इसे गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। इसी तरह मिसाने का मुआयना करने के लिए जो पाइप इस्तेमाल होता है इसे सिस्टोस्कोप कहते हैं।